बाबा विश्वनाथ की ये नगरी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये देश के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों में से एक है। वैसे तो ये शहर जाना जाता है पूजा पाठ कर्मकांड के लिए, लेकिन आजकल ये एक अलग ही रंग में रंगा है और वो रंग है सियासी रंग। काशी का रण पूरी तरह से सज चुका है। मैदान में है एक से बढ़कर एक रणबांकुरे। काशी वासियों के साथ बैठकर काशी की समस्याओं पर विचार किया। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के यहां से बनारसी बाबू बनने के बाद पूरी दुनिया की नजरें यहां टिक गई है। मोदी के खिलाफ ताल ठोकने उतरे हैं आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल, जबकि मोदी की घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस ने उतारा है अजय राय को। समाजवादी पार्टी की तरफ से है कैलाश चौरसिया। इधर कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी के अजय राय को समर्थन के ऐलान ने काशी के सियासी दंगल को और दिलचस्प बना दिया है। 12 मई के मतदान से पहले काशी के महाभारत में नए नए एपिसोड जुड़ रहे हैं। मोदी की रैली की इजाजत को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच आपस में ही जुबानी जंग शुरू हो गई। अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये सामान्य मानवीय की शिकायत है। बनारस की सड़कों में भी सत्याग्रह के बहाने मोदी की ताकत का खूब प्रदर्शन हुआ। इधर मोदी के रोड शो के बाद केजरीवाल ने भी सड़कों पर अपनी ताकत दिखाई। बनारस के किसी भी नुक्कड़ या चौराहे पर जाओ, बात सिर्फ पॉलिटिक्स की चल रही है। और क्यों ना हो, यहाँ से दो धुरंधर उम्मीदवार जो खड़े हैं। मेरे सामने एक चाय का स्टॉल है और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ की सियासी चाय में कितना उबाल है। तो जैसे बनारस एक स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों यहाँ से खड़े हैं, तो ये इसे आप किस तरह से लेते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? हम देखते हैं मैडम, चाहे कोई भी प्रत्याशी जीते, हमारे बनारस का विकास होना चाहिए। हमारे लिए सबसे मेन मुद्दा है गंगा की गंदगी। ये एक मुद्दा यहाँ है भयमुक्त समाज का। हम बनारस में पूर्वांचल में भयमुक्त समाज चाहते हैं और क्या नाम है अपराध मुक्त समाज चाहते हैं, गुंडागर्दी अपराध का खात्मा चाहते हैं। मोदी जी और बीजेपी बड़ी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि उनके आने से आपको यहाँ पे डेवलपमेंट की उम्मीद नजर आती है? हमें ऐसा नहीं लग रहा। अभी पूरा चुनाव भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर शुरू हुआ था। आज ये मुद्दा नहीं है। व्यक्ति जनरेट चुनाव हो गया है, व्यक्तिवादी चुनाव है ये, चाहे बनारस हो या पूरे देश का हो। आज लोगों के मन में यह है कि आज जो लीडरशिप क्वालिटी जो मोदी जी में दिखता है, वो आने के बाद ही वो काम हो सकता है। क्योंकि शहरी विकास की अगर हम लोग बात करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो वो यहाँ के लोकल सीएम कर सकते हैं, ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी अगर वो है, और हमें आशा है कि वही करवा सकते हैं जो नीचे तक हमें दिखेगा। ये केजरीवाल फैक्टर कितना काम करेगा बनारस में? देखिए, बनारस में केजरीवाल फैक्टर बिल्कुल नहीं है। यहाँ की जनता जो है उसको विकास चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र चाहिए। तो ये आउटसाइडर जो मुद्दा है वो कितना काम करेगा इस चुनाव में? देखिए, ऐसा है कि भाजपा वाले आउटसाइडर जो है कभी जोशी जी को ले आते हैं, अभी ये जीत जाएंगे तो फिर किसी और को ले आ देंगे। इन लोगों का धंधा है कि एक जगह 5 साल रहने के बाद देखते हैं कि जब हवा डावाडोल होता है तो दूसरे को ले आ देते हैं। मेरे निगाह में, मेरी जनता के निगाह में, लोगों के निगाह में वल्ली मोदी, आई वांट मोदी। और मोदी की ये लहर है कि मोदी को लोग भाव से देख रहे हैं, भगवान की तरह अपना अपना सोच है और एक अच्छी निगाह से देख रहे हैं। गुजरात में तो हम गए नहीं, लेकिन हाँ, और भी जगह पर जो लोग उन्होंने देखा और देखने के बाद जो फील कर रहे हैं, और हम लोग भी चेंजिंग चाह रहे हैं कि कुछ नयापन हो। मोदी को लेकर एक और विवाद छिड़ा है कि वो बाहर से है, तो उसे
आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक बार जीतने के बाद वो वाराणसी छोड़ के अपने वडोदरा चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो वाराणसी छोड़ के वडोदरा जाएंगे, क्योंकि इनको इधर से पूरा पूर्वांचल उनको कैप्चर करना होगा और इलेक्शन के बाद अगर वो पीएम बन जाते हैं तो इधर के विकास को वो ज़्यादा ध्यान देंगे। तो वडोदरा तो गुजरात उनके हाथ में ही है, तो इधर से क्या होगा कि जो भी इनका बिहार का इधर का एरिया है, यूपी है, छत्तीसगढ़ इधर थोड़ा साइड से पड़ता है, एमपी है, तो सारे एरिया को कवर करेंगे। पीछे आपके जो भी पूर्वांचल के पिछड़े एरिया हैं उनके लिए थोड़ा भी वर्क करेंगे, तो फ्यूचर उनके लिए वो कम से कम 10 साल के लिए वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इस वजह से वो इधर का नहीं छोड़ेंगे। तो मोदी जी की तो लहर है यहाँ पे वाराणसी में। एक केजरीवाल जो है वो कितने तगड़े उम्मीदवार के रूप में साबित होंगे मोदी के लिए? नहीं, केजरीवाल जी तगड़े उम्मीदवार तो ही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से पब्लिक जो है एक हाँ मतलब थर्ड देख रही थी कि कुछ एक नई चीज निकल के आए, तो इस वजह से हो सकता है कि केजरीवाल जी मोदी जी को अच्छी फाइट दे पाएंगे। मोदी के बनारस के ना होने के कारण आपको लगता है कि उन्हें वाराणसी की समस्या समझने में दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जो उनके नेता है वो सारी समस्याएं उनको बताते हैं। जितना प्यार पब्लिक ने उनको दिया है उससे उनको बहुत फायदा होगा, एक इतिहास बनेगा। 16 लाख वोट में उनको 10 लाख वोट पूरे मिलेंगे। तो मोदी जी वाराणसी में इतिहास बनाने के लिए आए हैं। वैसे वाराणसी लोकसभा सीट पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है। 1991 के बाद कांग्रेस सिर्फ एक बार ही ये सीट जीत सकी है। 2009 में ये सीट बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने जीती थी। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। वाराणसी से बीजेपी का मेयर भी है। लेकिन ये अलग बात है कि बनारस हमेशा से विकास को तरसता रहा है। बदहाल सड़कें, बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, गंदगी, ट्रैफिक की समस्याएं काफी बड़ी है। मोदी को पता है कि यहाँ की स्थानीय मुद्दे को छुए बिना लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। वैसे तो गंगा बड़ी आस्था का केंद्र है, लेकिन इसको लेकर आजकल बनारस की राजनीति बड़ी गर्म हो रही है। मोदी जी ने कहा है कि उन्हें खुद गंगा मां का बुलावा आया है। यहाँ के जो मल्लाह है, जिन्हें एक तरह से हम गंगा पुत्र भी कहते हैं, उन्हें मोदी जी ने अपना प्रस्तावक बनाया है। तो आज उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे सिचुएशन को वो कैसे देखते हैं। गंगा को लेकर यहाँ पे अभी इतना सेंटर स्टेज ले रही है गंगा, तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? ये एकदम सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे साबरमती को एकदम क्लियर कर दिया है, उसी तरह वो इतने बड़े नेता हैं कि वो इस गंगा को जरूर जो है शुद्ध करेंगे। क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, सबने कोशिश किया, लेकिन वो नीचे तक नहीं देखते थे कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो और क्या क्या समस्याएं हैं मल्लाह की यहाँ की? संत्या की उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। मल्लाह की ऐसी है कि गंगा उनकी है गंगा, लेकिन गंगा में रहते हैं, सिर्फ उनकी सफाई वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। तो मोदी जी को लेकर यहाँ पे कैसी लहर है? लहर तो ऐसे कोई नहीं, लेकिन जीतेंगे मोदी। हम लहर फहर चाहे सुनामी को नहीं मानते, लेकिन मोदी यहाँ से बम्पर 4-5 लाख कुर्सी जीतेंगे। उनसे क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या क्या करना चाहिए उन्हें आप जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो? हमारी जैसे रोजगार चाहिए, हम लोगों को शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए। अभी सपा की सरकार तो 2 साल से क्या की है सपा की सरकार ने? लैपटॉप और जो है देकर उससे क्या होगा? 1000 रुपया महीने का भीख हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। महादेव की नगरी काशी गंगा की खुशबू से महकती है। गंगा और इसके घाटों के बीच पनपा है एक पवित्र रिश्ता। यहाँ इंसानियत का अनोखा रंग देखने को मिलता है, जिसे दुनिया गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानती है। लेकिन मोदी के यहाँ उतरने के बाद बनारस का मिजाज बदलने लगा है। यहाँ का ताना बाना देखे तो यहाँ करीब 16 लाख वोटर है, जिसमें करीब 3.25 लाख मुस्लिम, 2 लाख ब्राह्मण, 2.25 लाख के करीब पटेल और 1.25 लाख भूमिहार वोट है। दलित और पिछड़े वर्ग के भी करीब 2.25 लाख वोट है। यानी साफ है कि मुस्लिम वोट किसी भी प्रत्याशी के हार जीत का फैसला करने के लिए अहम है। मोदी के चलते ही यहाँ हिंदू मुस्लिम वोटों का खूब गुनाभाग हो रहा है। आपके हिसाब से क्या है वो चीजें जो बनारसी चुनाव को इतना दिलचस्प बना रही है?
पिछले चुनाव में बनारस के मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन उनके खिलाफ जो है वो मुख्तार अंसारी ने यहाँ पर वोटों का पोलराइजेशन किया एक तरीके से। इस बार उससे हट करके, मतलब कम्युनल और कम्युनिटी लाइन से हट करके एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी देखने को मिल रहा है। तो पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है पोलराइजेशन इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल, पोलराइजेशन इस चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा। अगर बनारस के चुनाव के इतिहास पर भी हम नज़र डालें तो कई बार इस तरह के पोलराइजेशन हुए हैं। मुझे लगता है कि इस बार वो अदृश्य चीज़ें, वो अदृश्य वोट जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंपरागत तौर से हम उनका विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अदृश्य चीज़ें सक्रिय हैं और उनकी धमक, उनकी आवाज़, उनकी ताकत इस चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलेंगी। ये अदृश्य चीज़ें जो आपने बताई अभी, तो आपको लगता है ये जो अदृश्य वोटर्स है जो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कितने निर्णायक साबित होंगे इस चुनाव में? अब इसको तो कहा नहीं जा सकता इसको कि कितने निर्णायक, लेकिन वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, जो कि केजरीवाल को काफ़ी दम दे रहे हैं और उनके माहौल को बनाए हुए हैं, जो कि इस समय लड़ाई में बनारस में सामुदायिकता के बीच में आए हैं, तो काफ़ी कारगर वो साबित हो रहे हैं। वाराणसी के जो इतने बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आपको लगता है कि वो मोदी के लिए वोट करेंगी? मुझको तो नहीं लगता है सर। यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है और उसका भी मुस्लिमों अच्छा जनाधार है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर यहाँ से जीता जा सकता है मोदी के लिए? जो लोग भी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आज मूल मुद्दा बनारस के लिए वही है, और डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें काफ़ी ज़रूरत पूर्वांचल में, खास तौर से बनारस के शहर के लिए है। बनारस की दिलचस्प राजनीतिक चर्चा के बीच में मैं तो भूल ही गई कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बनारस अपने खाने पीने के लिए जाना जाता है और यहाँ का स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है। ऐसे ही दुकान में मैं आज खड़ी हूँ और चखते हैं यहाँ की पूरी जलेबी और कचौरी। अभी ये शहर एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, लेकिन कल्चरली बनारस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ का हर मोड़ एक दास्तां और हर गली एक इतिहास है। इस इलेक्शन में काफ़ी सारे यूथ वोटर्स हैं और उनका मत किसी भी पार्टी के लिए मायने रखता है। तो आज इन्हीं यूथ वोटर्स से मैं वाराणसी के एक मॉल में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? तो क्या एज अ फर्स्ट टाइम वोटर आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पहले चुनाव से जिसमें आप अपना वोट कास्ट कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन सिक्योरिटी होनी चाहिए सिटी में। तो फर्स्ट टाइम वोटर होने के साथ साथ आप ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर है आपकी एजुकेशनल लाइफ का, आपकी करियर का। तो उस दिशा में आपको लगता है क्या क्या करना चाहिए सरकार को यहाँ पे? I'm having keen interest in seeing that what the government is going to do for us. For our security, for our city, for our government is totally corruption free or not. आप क्या करती हैं मैम? मैं लैक्मे में मैनेजर हूँ। तो यहाँ पे महिलाओं को काम करने के लिए आपको लगता है इनफ सुविधाएं हैं, एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे महिलाएं आसानी से काम कर पाएँ? वुमेन सिक्योरिटी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर वुमेन कहीं भी काम करने जा रही है तो उनके लिए सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे हम चाहते हैं कि बनारस में सिक्योरिटी की कमी है, मुझे लगता है। सो लेडीज़ों के लिए वुमेन सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो दूर होना चाहिए, और जॉब वगैरह की फैसिलिटी कम है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली और मुंबई जैसी सिटी की तरह हमारा सिटी भी आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, उन चीज़ों में सुधार हो, लेडीज़ों को लेके सेफ्टी हो, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जॉब आसानी से नहीं मिलता है। लेडीज़ों को अभी भी माना जाता है कि उनको घर में ही रहना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। आपसे जानना है कि ऐसा क्या करें जिससे बनारस की यूथ की लाइफ बेहतर हो?
देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में हमारे देश में ये है कि हर चीज़ में एक लिमिटेशन जैसे है। ब्यूरोक्रेसी में भी है, एक एज है जहाँ पे आप ज्वाइनिंग करते हैं, एक एज है आप रिटायरमेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पॉलिटिक्स में भी एक एज बाउंडेशन आनी चाहिए। सारी पार्टियां बात कर रही हैं कि यूथ्स को मौका देंगे, यूथ्स को मौका देंगे, लेकिन यूथ कौन है? 70 साल की उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ता है और बोलता है मैं युवा हूँ, मेरी सोच युवा है। आप युवा सोच है, उससे आप युवा नहीं बन सकते ना। आप इसमें एक लिमिटेशन ले आइए। एक डिसिसिव गवर्नेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिसिसिव और एक एग्रेसिव गवर्नेंस से ही कुछ सुधार हो सकता है वाराणसी में। बनारसी साड़ी के बिना बनारस की बात अधूरी है। सदियों से बनारसी साड़ी का अलग ही रुतबा रहा है। शादी के वक्त दुल्हन के लिए बनारसी साड़ी खरीदना एक रिवाज है, लेकिन आज बनारसी साड़ी की चमक कहीं खो गई है। बनारस का सबसे पुराना उद्योग संकट में है। हजारों बुनकर बेरोजगार हो चुके हैं। हुनरमंद हाथ अब हथकरघे का साथ छोड़कर रिक्शा, फावड़ा और छोटे मोटे काम कर गुजारा करने को मजबूर है। आखिर क्यों बनारसी साड़ी का ताना बाना बिखर रहा है? आज कोई भी एक सिल्क साड़ी तैयार करने में बुनकर को बड़ा समय लगता है और बड़ा वो हुनर का काम है। उसके बाद जो उसको मिल पाता है, उसके अगेंस्ट में जो रेम्यूनरेशन वो इतना कम होता है कि इससे अच्छा तो वो सोचता है मैं कहीं नौकरी कर लूँ, मेरे को शांति रहेगी, टेंशन भी नहीं रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से कि उनको ठीक मेहनताना नहीं मिल पाने की वजह से, कॉम्पिटिटिव मार्केट होने की वजह से वो डिस्करेज हो रही है उनकी यंग जनरेशन की आगे हम लोग इस ट्रेड में ना जाएँ। बनारस में करीब 6 लाख बुनकर हैं, जिनमें से 85% हैंडलूम से जुड़े हैं। जाहिर है बुनकर अच्छा खासा वोट बैंक है, इसीलिए मोदी हो या फिर केजरीवाल बुनकरों के अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं। बुनकरों के खराब हालात को करीब से समझने की खोज हमें बनारस के बुनकरों के इलाके में खींच लाई। बनारस की छोटी छोटी तंग गलियों में बनती है देश की सबसे शानदार साड़ियाँ बनारसी सिल्क, लेकिन बुनकर जो इन साड़ियों को बनाते हैं उनकी हालत कुछ खास नहीं है। तो क्या ये पूरा पॉलिटिकल माहौल इनके हालात सुधारने में काम करेगा? मोदी जी ने कहा है कि वो बुनकरों की स्थिति सुधारने की तरफ काम करेंगे। आपको उनसे कोई उम्मीद है इस चुनाव के बाद? बिल्कुल उम्मीद भी है, नहीं भी है। हो सकता है कि वो काम में आने के बाद हो सकता है कि वो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अभी क्या है, इलेक्शन का समय है, इलेक्शन का समय है। इलेक्शन के समय में ये लोग जितना भी मीठा बोल बोलेंगे खाली ये मिठाई रहेगा और ये चाहे कि हाँ करने वाले कुछ करेंगे नहीं। भले ही राष्ट्रीय नेता काशी के रन में हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी हावी है। बनारसी साड़ी भी फोकस में है, गंगा भी मुद्दा है। साफ सफाई, ट्रैफिक, बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी खूब चर्चा में है। बहरहाल सियासी बिसात पिच चुकी है। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को पक्का करने में जुटी है। अब यहाँ नमो नमो की गूंज होगी। आम आदमी दिल जीतेगा या फिर स्थानीय नेता का जादू चलेगा, इसका फैसला 16 मई को होगा। यकीनन यहाँ का चुनाव बनारस की जनता के लिए खास है, क्योंकि उन्हें लगता है वो एमपी नहीं पीएम चुनने जा रहे हैं। विकास यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ के लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।